हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 है ना, गति। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं गति का अलग अलग सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या सब टॉपिक रहेगा आज का इस वीडियो में, पहले से क्विक विजन कर लेते हैं उसको। सो पहला रहेगा हमारा गति का मतलब, उसका मीनिंग है ना, उसका डेफिनेशन हम बात करेंगे। दूसरा रहेगा दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद सरल रेखीय गति के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चाल और वेग में अंतर क्या होता है, माने स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। उसके बाद त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर मंदन क्या होता है, सो इसको भी डिस्कस करेंगे। मंदन मतलब रिटार्डेशन, ओके, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप बोल सकते हो। तो ये सारा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज को समझने की कोशिश करिए कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो पहला टॉपिक है हमारे पास में गति। गति जैसे हम बात करते हैं गति का, सो गति का क्या मतलब होता है, ठीक है। गति का पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु के तुलना में समय अपेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है ना, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर पे आइए आप, इस पिक्चर पे आप आइए। इस पिक्चर में क्या बोला गया है कि आप देखिए एक ट्रैफिक का सिग्नल जो है ये रुका हुआ है और एक गाड़ी जो है चल रही है। सो इसको क्या किया जाता है, जो गति जो होता है ये तुलनादायक वो है ना, तुलना करना पड़ता है। सो एक वस्तु को दूसरा वस्तु के साथ तुलना करने से ही हमको पता चलता है। तो अगर हम ट्रैफिक सिग्नल के साथ में तुलना करेंगे तो ये गाड़ी क्या हो रही है, मोशन में है, मतलब गति में है। तो इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम सामान्य शब्दों में बात करेंगे, सामान्य शब्दों में गति का अर्थ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, गति कहलाता है। फिर दूसरा वाला टॉपिक देखेंगे, दूसरा वाला पिक्चर मतलब टॉपिक मतलब दूसरा वाला। यहाँ पे देखिए एक लड़की है यहाँ पे रुकी हुई है और एक क्या है, एक चिड़िया क्या है, उड़ रहा है। सो ये लड़की के साथ में अगर हम कंपेयर करेंगे तो चिड़िया मोशन में है, ये रुकी हुई है, ओके। ये चिड़िया क्या है, गति में है। तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है, तो चारों ओर के देखिए ये चिड़िया क्या है, अपने आसपास के वस्तु की अपेक्षा अपने क्या परिवर्तन कर रहा है, क्या अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गति कहलाएगा। जैसे उदाहरण में और भी उदाहरण ले सकते हैं, नदी में चलती हुई नाव। सो देखिए नदी में चलती हुई नाव क्या है, गति में है। वायु में उड़ता वायुयान है ना, ये भी क्या है, गति का ही उदाहरण है। सो उस प्रकार से गति क्या है, तुलना करते हैं। गति का मतलब हम क्या कर रहे हैं, गति का डिफिनेशन जब भी लिखेंगे इट इज ए कंपेरेबल, ओके, कंपेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ में। सो ये हो गया गति का मतलब। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। गति के बाद हम देखेंगे आगे वाला टॉपिक। आगे वाला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, आगे वाला है हमारे पास में एक समान और असमान गति। गति को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक समान गति और असमान गति, ठीक है। सो एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति है। मतलब एक समान गति मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट और इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान गति, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे एक समान गति का उदाहरण। तो सबसे पहले जो मोशन ऑफ क्लॉक, जो घड़ी का जो घूरना होता है ना, वो है क्या, एक समान गति है। और हमारा जो अर्थ है, हमारा जो धरती है, ये क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये भी क्या है, एक समान गति का उदाहरण है। और यहाँ पे और एक देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई गाड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, गाड़ी इस जगह में खड़ी है, ठीक है। सो पहले क्या किया उसने, पहले 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ओके। मतलब 10 से 20 मतलब 10 किलोमीटर। फिर 5 मिनट में उसने और 10 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में और 10 किलोमीटर, मतलब समय भी बराबर था और डिस्टेंस भी बराबर कवर कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं एक समान गति, ठीक है। उसी प्रकार से असमान गति में क्या होता है, असमान गति यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु अलग अलग दूरी एक ही समय अंतराल में चलती हो उसे असमान गति कहते हैं। देखिए समय अंतराल बराबर है लेकिन उसका जो है दूरी जो है अलग अलग है। आप देखिए यहाँ पे पहला वाला, इस पिक्चर पे आइए, यहाँ पे आइए। सो पहला 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा उसको, 10 मिनट लगा। सो 10 किलोमीटर से 35 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना मिनट लगा, 10 मिनट। लेकिन फिर वही 10 मिनट में कितना किलोमीटर गया, 35 से 40, ओनली 5 किलोमीटर का दूरी तय किया। समय तो बराबर था, यहाँ पे भी 10 मिनट था, यहाँ पे भी 10 मिनट था, लेकिन क्या हुआ, पहला 10 मिनट में उसने कितना 25 किलोमीटर का दूरी तय किया, लेकिन दूसरा 10 मिनट में उसने ओनली 5 किलोमीटर का दूरी तय किया। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, असमान गति कहते हैं, ठीक है।
असमान गति। सो आशा करता हूँ इस एक समान और असमान गति आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे उदाहरण देके मैंने आपको बताया। फिर आगे वाला टॉपिक को हम देखते हैं। आगे वाला टॉपिक है हमारे पास में, आगे वाला टॉपिक हम क्या देखेंगे, आगे वाला में है दूरी और विस्थापन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं दूरी और विस्थापन में। दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। देखिए अब पहले तो पिक्चर को समझ लेते हैं। देखिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक क्या हो रहा है, एक गाड़ी जो है इस प्रकार से, इस रास्ता से होते होते, इस प्रकार से रास्ता से होते हुए लास्ट में एंड में पहुंच गया। लेकिन दूसरा गाड़ी जो है आपने क्या किया, स्टार्टिंग से एंड का जो सीधा वाला रास्ता में चला गया। देखिए सो ये जो लंबा सा रास्ता तय करके गया था इसको हम बोलेंगे दूरी। ओके, और ये छोटा वाला रास्ता मतलब जहां से शुरुआत हुआ और जहां पे उसका अंत हो रहा है, मतलब फिनिशिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक का जो सबसे छोटा वाला रास्ता होता है उसको विस्थापन बोलते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ओके, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो अब क्या, अब इसको अगर हम अलग अलग बात करेंगे सो इधर में क्या है, डिस्टेंस है। दूरी किसी दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, सो ये जिसके ये लंबाई दूरी तय करके आ रहा है इसको क्या बोला गया है, इसको दूरी बोला गया है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट था, यहाँ पे एंड पॉइंट था, और सबसे छोटा जो रास्ता था वो था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद यह एक अदिश राशि है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि का मतलब है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, यह सदिश राशि है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी। देखिए अब अदिश और सदिश को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अदिश मतलब आपको पता नहीं कि ये कौन सा डायरेक्शन से जा रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर से जा रहा है आपको पता नहीं है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको पता चल जाता है कि वो कौन सा डायरेक्शन से जा रहा है। ओके, उसका डायरेक्शन भी, दिशा भी उसको पता होता है कौन सा दिशा से जाना है। तो ये क्या है, एक अदिश है, एक सदिश है। उसके बाद ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है। किसका, डिस्टेंस का, मतलब दूरी का ऐसा मात्रक है आपका मीटर। उसी प्रकार से इसका भी मात्रक क्या है, मीटर है। उसके बाद यह सदैव घनात्मक होता है। देखिए कभी भी डिस्टेंस जो होता है नेगेटिव में नहीं आता है, ऋणात्मक नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, घनात्मक होता है, याद रखेंगे। लेकिन विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, घनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो विस्थापन होगा, कभी ऋणात्मक होता है, कभी घनात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। लेकिन जो आपका दूरी होगा वो हमेशा घनात्मक होगा। सो इस प्रकार से हम अलग अलग इसको डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस पिक्चर को भी समझिए। देखिए इस पिक्चर को समझिए। एक लड़का जो है पॉइंट ए से लेके ये बी सी डी करके फिर आ रहा है इस तरह से। सो अगर हम बात करेंगे, ये लड़का ने पॉइंट ए से स्टार्ट करके बी में गया, फिर सी में गया, फिर डी में गया, फिर ए में आया, तो इसका कुल दूरी कितना है, कुल दूरी अब देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा इसका। इस तरह से करते करते आप काउंट करिए, 3 मीटर, ये 5 मीटर, 8 हो गया, ये कितना हो गया, और 3 मीटर 8, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया, ये 11 में 5 16, तो इसका हो गया 16 मीटर दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 मीटर इसका दूरी हो गया। लेकिन अगर हम इसका विस्थापन बात करेंगे तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि ए से स्टार्ट करके फिर ए में पहुंच गया है वो लड़का, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, सो देखिए कभी शून्य भी हो सकता है, आपको यहाँ बोला गया था ना, जो विस्थापन है शून्य भी हो सकता है, इसमें हो गया। इस केस में ये लड़का अगर ए पॉइंट से ऐसे चलते चलते फिर ए पॉइंट में पहुंचता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन उसका जो दूरी क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। आगे हमारे पास में क्या है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या बोला जाता है, देखिए बहुत आसान है। सरल रेखीय गति किसी वस्तु की एक सरल रेखा में अनुदिश गति को एक रेखीय गति या सरल रेखा गति कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सैनिक के परेड, सैनिक जो परेड करते हैं एक ही लाइन में, जैसे सीधा स्ट्रेट लाइन में जो करते हैं, ये सैनिक का परेड भी क्या हो गया, आपका सरल रेखीय गति हो गया। एक ट्रेन, एक सीधे रेखा में साथ चलती ट्रेन, जो ट्रेन है वो भी क्या है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है।
उसके बाद साइकिल से अगर सीधे रास्ते में जा रहे हैं, एक साइकिल सवार का एक सीधी सड़क पर गति, तो सीधी सड़क होना चाहिए, तो ये भी क्या है आपका सरल रेखीय गति है। तो सरल रेखीय गति बहुत आसान है, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे का देखेंगे। आगे हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। क्या है हमारे पास, चाल और वेग में अंतर। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। ठीक है, चाल, ओके, चाल मतलब हम बोलते हैं स्पीड और वेग मतलब वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी और स्पीड, बहुत बार आप लोग को लगता है कि दोनों का दोनों सेम सेम है जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अगर वेग का बात करते हैं, वेग एक दिशा के साथ गति है, मतलब ये सदिश है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जबकि चाल में कोई दिशा नहीं होता, ये अदिश है। जैसे ये सदिश हो गया, ये अदिश है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया सदिश, ये सदिश हो गया, ये क्या हो गया, अदिश हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम वेग निकालना है, आपको अगर बोलेगा कि वेग कैसे निकालोगे, वेग बराबर विस्थापन और समयावधि, मतलब विस्थापन ऊपर में लिखेंगे और नीचे में उसको कितना समय लगा है उसको लिखेंगे। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको बोला जाता है विस्थापन। लेकिन चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, डिस्टेंस। ओके, ये होता है डिस्टेंस, dt लिख देता हूं, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, मतलब तय की गई दूरी और समयावधि। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, विस्थापन और विस्थापन को हम समयावधि से मतलब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको विस्थापन मिल जाएगा, लेकिन सॉरी वेग मिल जाएगा। ओके, विस्थापन को समयावधि से डिवाइड कर देंगे तो आपको वेग मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये चाल को क्या, चाल कैसे मिलेगा आपको, तय की दूरी को ऊपर लिखेंगे और समयावधि को नीचे लिखेंगे और भाग कर देंगे तो इस तरह से आपको चाल मिल जाएगा। फिर इसका एसआई मात्रा कितना है, मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए यहाँ पे। ओके, इसको ये सदिश कैसे हो गया, सदिश मतलब हमने क्या बोला, जो वेग जो है सदिश है। देखिए एक गाड़ी इस तरह से इस लाइन से जा रही है, इस तरह से जा के कहाँ पहुंची, यहाँ तक पहुंची, मतलब ए पॉइंट से स्टार्ट करके ये कहाँ पॉइंट पहुंच गई, बी पॉइंट पे पहुंच गई ये गाड़ी, ए पॉइंट से स्टार्ट, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 15 किलोमीटर डिस्टेंस किया। अब देखिए कितना बजे स्टार्ट हुआ था, 8 बजे स्टार्ट हुआ था, कितना बजे पहुंचा, 10 बजे, तो कितना टाइम लगा इसको, 2 घंटा लगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कार की वेग बी बिंदु पर 15 किलोमीटर प्रति 2 घंटा बराबर 7.5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है। सो एक तो चीज है, एक गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है और किस दिशा में जा रही है, दोनों बता रहा है। देखिए ओके, ये क्या बोल रहा है, स्पीड भी बता रहा है और उसका दिशा भी बोल रहा है, डायरेक्शन भी बोल रहा है। ओके, सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है, मतलब कौन सा दिशा में जा रहा है वो भी हमको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ईस्ट बोल के, ईस्ट की तरफ मतलब पूर्व की तरफ जा रहा था। सो ऐसा वाला चीज को हम सदिश बोलते हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेग जो है आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार चाल, चाल देखिए एक इंसान जो है बहुत दौड़ रहा है, जो एथलीट है दौड़ के जा रहा है, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया है कि ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है हमको नहीं पता। जब हमको दिशा नहीं पता होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता है, तो उसको हम बोलते हैं अदिश। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो वेग जो है सदिश है और चाल जो है अदिश है। तो इस प्रकार से हम वेग और चाल को समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ये जो है अंतर क्या होता है चाल और वेग में, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आपको। आगे में बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास में त्वरण, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो त्वरण क्या होता है, त्वरण को समझने के लिए पहले तो हम इसको डिफिनेशन में देखेंगे। असमान गति की स्थिति में त्वरण होता है, मतलब यदि अगर कोई किसी का गति जो है बहुत कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, मतलब वेग जो होता है, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो त्वरण के लिए क्या फॉर्मूला है, त्वरण को हम बोलते हैं ए, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, याद रखेंगे त्वरण का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, सो v मतलब क्या होता है अंतिम वेग, u मतलब क्या होता है प्रारंभिक वेग, और t मतलब होता है समय। ओके, सो त्वरण को अगर आपको लिखना पड़ेगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब जो अंतिम वेग था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके बाद समय से हम उसको भाग कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा।
देखिए अब और एक बार समझा देता हूँ। सपोज एक गाड़ी इस तरह से, यहाँ से एक गाड़ी है, इसको यहाँ पहुँचना है। ओके, स्टार्टिंग में ये 5 किलोमीटर स्पीड के जा रहा था और तुरंत इसने क्या कर दिया, 10 किलोमीटर स्पीड का पकड़ लिया और स्पीड पकड़ लिया और यहाँ पहुँच गया। तो इसका जो वेग जो था, ओके, वेग जो था, वेग में परिवर्तन आया। सो जो परिवर्तन था, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया था, पहले वाला में 5 किलोमीटर स्पीड से जा रहा था। सो 10 घटाओ 5 कर देंगे, ठीक है, 10 घटाओ 5, और कितना समय लगा तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब त्वरण की स्थिति में, ये त्वरण की स्थिति में क्या होता है, जो v होता है, जो फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग जो होता है, हमेशा प्रारंभिक वेग से बड़ा होता है। तब ये क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, हमेशा एक्सेलरेशन धनात्मक आ जाएगा। किस कंडीशन में, जब आपका अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से बड़ा हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। सो आपको क्या चीज़ याद रखेंगे, त्वरण क्या होता है, जब हम कोई गाड़ी चलता है या कोई चीज़ दौड़ता है या कोई चीज़ गति में होता है, तो उसका गति किस प्रकार का होना चाहिए, एक समान गति में ये नहीं होगा त्वरण, इसको क्या होना चाहिए, असमान गति होना चाहिए, तब जाके त्वरण उत्पन्न होगा। असमान गति में ही त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके वेग में अंतर आना पड़ेगा, उसका वेलोसिटी में अंतर आना पड़ेगा, तब जाके हमको त्वरण निकलेगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, A इक्वल टू, ए मतलब त्वरण, ए मतलब क्या है, त्वरण, ओके, और त्वरण, और v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, देखिए ये भी दूसरा टॉपिक है, ये भी मजेदार है, रिटार्डेशन मतलब जब त्वरण जो होता है, तो त्वरण जो हम अभी बात कर रहे थे, जो त्वरण जो है नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो उसको हम मंदन बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, सो इसको रिटार्डेशन और मंदन बोलते हैं। तो ये भी कैसे उत्पन्न होता है, असमान गति की स्थिति में लगातार वेग घट जाता है, मतलब देखिए बहुत स्पीड से जा रहा था कोई चीज़ और उसका लगातार वेग घट रहा है, धीरे धीरे से जा रहा है, तो तब जाके मंदन पैदा होता है। वेग की समय के स्थान परिवर्तन की दर को मंदन कहा जाता है। ठीक है, ओके, मंदन मतलब जब ए बराबर, देखिए आपको और समझा देता हूँ, ए बराबर जब नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तब उसको हम बोलेंगे क्या, मंदन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, अब मंदन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, और v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t मतलब समय है। अब मंदन की स्थिति में क्या होगा, जो v होगा, अंतिम वेग जो होगा प्रारंभिक वेग से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके a का जो वैल्यू है, a का जो मान है, आपको किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक आना पड़ेगा। अगर a बराबर माइनस में आ गया तो हम उसको बोलते हैं मंदन। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पे देखा मंदन और किसको देखा, त्वरण को देखा। त्वरण और मंदन में क्या दोस्ती है, देखिए त्वरण तथा मंदन सदिश राशियां हैं, दोनों का दोनों सदिश है, उसके ओके मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, जिनका मान पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है। त्वरण का मान या फिर मंदन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, और दोनों का एसआई जो मात्रक है, एसआई मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे, मीटर लिखेंगे डिवाइडेड बाय पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। सो याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक जो होता है, इसका यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट मीन्स मंदन या फिर त्वरण का एक्सेलरेशन मात्रक क्या होता है, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये है आपका मात्रक, याद रखेंगे। इसको कैसे लिखने के लिए बोला मैंने, मीटर हम इस तरह लिख देते हैं और ऑब्लिक देके यहाँ पे सेकेंड और इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया बहुत सारा टॉपिक जो कि गति से लेके था, और ये जो पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इसके वाला बाद वाला वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। आशा करता हूँ ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।